हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मैंने एक ट्वीट किया था ट्विटर पे कि मैंने उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स परचेज किए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको रीज़न बताने वाला हूं कि मैंने क्यों परचेज किए हैं, ऐसा मुझे क्या दिखा इसमें कि जिसकी वजह से मैंने उसको परचेज किया है। और सारी चीज़ें समझेंगे। हालांकि मैं उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों को लेकर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। और जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तब से लेकर अब तक स्टॉक्स मीन्स ये दोनों ही स्टॉक्स ऑलमोस्ट हिले नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत माइनस में हो, लेकिन ऐसे में जब हमारे स्टॉक्स कभी माइनस में जाएं तो हमें उस टाइम पर सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि बिजनेस क्या कहता है, फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। अब जहां पर बिजनेस की बात है तो बिजनेस तो बड़ा सिंपल है कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जैसे एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और ये फुल मींस बिग साइज फाइनेंस बैंक, बिग साइज बैंक नहीं है। तो बिग साइज में और स्मॉल फाइनेंस बैंक में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहां पर एक बड़ा सिंपल सा है कि अगर मान लो यहां पर किसी को 2000 रुपीज का 3000 रुपीज का लोन लेना हो तो शायद एचडीएफसी बैंक मना कर देगा कि हम 3000 रुपीज का लोन नहीं देते। लेकिन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक उन चीजों को यहां पर सर्व करते हैं। तो जितने भी हमारे जो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आते हैं काम के लिए, जॉब के लिए, जैसे ऑफिस बॉय बनने के लिए या फिर ऑटो चलाने के लिए या फिर इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए, पेंटर बनने के लिए या फिर किसी भी तरह के सब्जी बेचने के लिए, फल बेचने के लिए, कुछ भी वो रीजन हो सकता है, तो उनको यहां पर आकर सेटल होने के लिए थोड़े बहुत पैसों की शायद बीच बीच में कभी भी जरूरत पड़े तो वो बड़ी अमाउंट की जरूरत नहीं होती। तो यहां पर वो बड़े बैंकों के पास नहीं जाते और बड़े बैंक उनको लोन मींस छोटे स्मॉल साइज के लोन्स नहीं देते हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक इसीलिए है। यहां पर आरबीआई ने ऑलमोस्ट 10 बैंक्स को रेगुलेट किया था कुछ टाइम पहले, और तब से ये स्कोप मींस ये एक न्यू सेक्टर है और न्यू सेक्टर ये अच्छा चलता हुआ सेक्टर है। तो यहां से काफी अच्छा चलने वाला है ये सेक्टर। और यहां पर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट ये आता है कि यहां पर जो फाइनेंशियल्स हैं, फाइनेंशियल्स कभी कभी जब माइनस में आए तो यहां पर हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो फाइनेंशियल्स माइनस में आने का रीजन है क्या वो हमें समझ में आता है या नहीं आता है। देखो, अगर हमें फाइनेंशियल्स के नीचे जाने का रीजन अगर समझ में आता है तो बड़ी एक मोटी सी बात है, फिर हमें वहां पर कॉन्फिडेंस भी आता है। लेकिन अगर फाइनेंशियल्स खराब हो रहे हो और हमें रीजन समझ में नहीं आए, वहां पर प्रॉब्लम है। तो जहां पर रीजन समझ में आ जाए वहां प्रॉब्लम नहीं होती। अब यहां पर क्या रीजन है फाइनेंशियल्स खराब होने के? जो लास्ट क्वार्टर में फाइनेंशियल्स खराब हुए थे, यहां पर ये माइनस में मीन से एक लॉस आया था 279 करोड़ का उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में। ये बड़ा सिंपल सा रीजन था। पेंडेमिक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, बहुत सारी कंपनीज को, खासतौर से जो रूरल एरिया में मींस जो स्मॉल साइज में, नॉट ओनली रूरल एरिया बट जो स्मॉल साइज में काम करने वाले बैंक्स हैं उनको खासतौर से प्रॉब्लम हुई थी। तो वहां पर जो एनपी आया वहां पर वन टाइम उसको यहां पर सेट ऑफ कर लिया। तो यहां पर एक तो देखो प्रोविजन बनाना होता है, एक राइट ऑफ करना होता है। तो जब राइट ऑफ करते हैं तब ये एक मींस बुक्स क्लीन हो जाती हैं वहां पर। तो जब राइट ऑफ हो जाती हैं चीजें तो थोड़ा सा बेटर होता है। एनीवेज ये एक ऑनगोइंग प्रॉब्लम भी है बैंक्स की, और लेकिन ये बिजनेस चलता भी ऐसे ही है। तो हमें उस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि ये जो माइनस आया उसका रीजन कहीं पेंडेमिक था क्या? यस, पेंडेमिक ही था। तो वो चीज उससे भी पता चलती है कि उससे पहले कंपनी की ग्रोथ कितनी थी। तो यहां पर जब लाइसेंसेस मिले तो मार्च 2017 में यहां पर 217 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था। लेकिन लाइसेंसेस के एकदम बाद में फिर 1468 करोड़ का यहां पर रेवेन्यू हो गया, सॉरी रेवेन्यू है। और उसके बाद में 1832 करोड़, देन 2700 करोड़। और पेंडेमिक के बाद भी यहां पर रेवेन्यू बढ़ी ही है, कम नहीं हुई। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहां पर जो नेट प्रॉफिट 7 करोड़ का था वो जंप करके 199 करोड़ हुआ, उसके बाद में 350 करोड़ हुआ। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक दिस इज 8 करोड़। यहां से वापस से चीजें ठीक होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं मार्च क्वार्टर के वो हाईएस्ट एवर हैं। 136 करोड़ का एक क्वार्टर का यहां पर प्रॉफिट है। अगर सेम प्रॉफिट्स आने वाले टाइम में आते हैं तो यहां पर ये 550 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट बैठता है। और पूरी कंपनी कितने की है? पूरी कंपनी 5000 करोड़ की है, यानी कि ऑलमोस्ट 9 के पी पर कंपनी ट्रेड करती है, जो एक बहुत ही अच्छी फिगर है। तो अभी जो यहां पर 606 का पी नजर आ रहा है
इसको ऐसे देखकर कभी भी परेशान मत होना, यहां पर हमेशा देखना कि नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स में कितना नेट प्रॉफिट आ सकता है करंट क्वार्टर के प्रॉफिट के बेस पर, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके और तब यहां पर चेक करना कि वो प्रॉफिट कितना बैठता है। ये पास्ट के बेस पर मत देखना कि लास्ट 4 क्वार्टर्स में कितना आया, क्योंकि लास्ट 4 क्वार्टर्स में अगर किसी रीजन से माइनस आया है तो उसके बिल्कुल डिफरेंट रीजन हैं, और जब उस रीजन को वहां पर एडजस्ट करके तब आगे की परफॉर्मेंस देखी जाए तो हमें एक्चुअल में पता चलता है कि उसका एक्चुअल में प्राइस कितना होना चाहिए और कितना कितना पी है एक्चुअल में। तो यहां पर जब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की हम बात कर रहे हैं, इसकी पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ की है। यहां पर इसकी होल्डिंग कंपनी है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2860 करोड़। और यहां पर अगर हम उज्जीवन फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन को अगर हम यहां पर प्रोमोटर्स के पास देखते हैं एक्चुअल में कि कितना यहां पर शेयर होल्डिंग है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की शेयर होल्डिंग किसके पास है, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के पास कितने परसेंट है, 83.32%। यानी कि यहां पर 5029 मल्टीप्लाई बाय 83 एग्जैक्टली कितना है ये 83.32 मल्टीप्लाई बाय 83.32 और ये परसेंट, तो यानी कि 4190 करोड़ की यहां पर शेयर होल्डिंग है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का की शेयर होल्डिंग उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के पास। ध्यान से समझना, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो ओनर है वो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है। उज्जीवन फाइनेंशियल बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, 5000 करोड़। इसकी होल्डिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के पास कितनी है, 83.32%। यानी कि उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के पास बैंक के 4190 करोड़ के शेयर्स हैं, लेकिन पूरा उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज कितने की आती है करंट में, 2860 करोड़ की। अब यहां पर पॉइंट एक आता है कि विवेक भाई जितनी भी होल्डिंग कंपनीज है ना वो हमेशा डिस्काउंट पर ही ट्रेड करती हैं, तो वो बात तो ठीक है, लेकिन जब इनका रिवर्स मर्जर हो रहा हो, यानी कि उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज जब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ही बन जाएगा, जैसे इक्विटी होल्डिंग जो एक्विटास होल्डिंग है, एक्विटास होल्डिंग विल बिकम द एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक नाउ, क्योंकि वहां पर भी ये रिवर्स मर्जर हो चुका है, इनको भी परमिशन मिल चुकी है, उनको भी परमिशन मिल चुकी थी। एक्विटास ने यहां पर रिवर्स मर्जर का रेशो भी निकाल दिया है कि जिसके पास भी 100 शेयर्स होंगे एक्विटास होल्डिंग के, उसके बदले उनको 226 शेयर्स मिलेंगे, 100 के बदले 226 शेयर्स मिलेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक के। तो वहां पर उसकी वैल्यूएशन जो एक्विटास होल्डिंग है उसकी वैल्यूएशन यहां से जंप कर गई, और यही रीजन है आज भी उसका शेयर पिछले पेंडेमिक के बाद लगातार सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। लाइफ टाइम हाई पर नहीं है, लेकिन पेंडेमिक के बाद हाईएस्ट लेवल पर है। सेम सिनेरियो यहां पर है, यहां पर भी हमें यही देखना है, जब ये 4190 का हो जाएगा, 4190 का यहां पर रिवर्स मर्जर के हिसाब से बैठता है, तो यहां से ये 46% ऊपर जाना चाहिए इस प्राइस से, और 235 प्लस जो इसका करंट मार्केट प्राइस है, 235 प्लस अभी करंट मार्केट प्राइस शायद थोड़ा सा ऊपर होगा क्योंकि ये कल का प्राइस है, तो अभी करंट का प्राइस 240 है, लेकिन 235 प्लस 43%, तो यहां पर 47% यानी कि ये 336 के आसपास यहां से शेयर प्राइस होना चाहिए, और 46% 45% का यहां से अपसाइड सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ रिवर्स मर्जर की वजह से होना अपने आप में सॉलिड है। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो अपने आप में बहुत नीचे चल रहा है। आप यहां पर एक बार इसके शेयर प्राइस को एक बार ध्यान से देखो, ये 29 रुपीस का चल रहा है, और जो ये यहां पर स्टार्टिंग हुई थी, इसका जो हाई बना था वो 62 बना था। तो अगर किसी रीजन से आप यहां ध्यान से समझना कि ये 29 से अगर वापस से 62 की तरफ जाता है तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की यहां पर वैल्यूएशन क्या हो जाएगी। जो 5000 करोड़ का यहां पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है 5029, और इसको डिवाइड करेंगे हम करंट मार्केट प्राइस से, दैट इज 29.10, एंड यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो इसका लाइफ टाइम हाई था, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 62.8, ये हमारा आ जाता है 10,852 करोड़ का। और 10,852 करोड़, इसको अगर हम 83% जो इनके पास शेयर होल्डिंग है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के पास, यहां पर अगर कैलकुलेट करके निकालते हैं तो ये हमारा निकलकर 9000 करोड़ आता है, और इसकी पूरी वैल्यूएशन आज की डेट में कितनी है 2860 की, यानी कि यहां से 3 टाइम्स से ज्यादा का सीधा सीधा स्कोप है। जिस दिन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइफ टाइम हाई पर पहुंच जाएगा, जो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा क्योंकि हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स हैं, वापस से सारी चीजें अच्छी हो रही हैं,
उस हिसाब से यहां पर 3 टाइम्स तो सीधा सीधा स्कोप है। और इस तरह की चीजें जो नए सेक्टर्स होते हैं उसमें जो लीडिंग कंपनीज होती हैं वो 3 टाइम्स मींस लास्ट लाइफ टाइम हाई पर रुकती नहीं है, उससे बहुत ज्यादा जाती हैं। एक्चुअल में इस तरह की कंपनीज 10 ईयर्स में 10 टाइम्स हो जाती हैं और अगले 10 ईयर्स में उसका 10 टाइम्स हो जाती है, यानी कि 1 रुपये का 10 रुपये हो जाता है 10 टाइम्स होकर, और 10 रुपीज का फर्दर 10 टाइम्स होकर 100 रुपीज हो जाता है। तो इस तरह की कंपनीज 20 ईयर्स में 100 टाइम्स तक का यहां पर स्कोप रखती हैं। सेम वीडियो मैंने इस तरीके से करके ही पहले भी बनाई थी, लेकिन उस टाइम पर पैंडेमिक भी आ गया, चीजें नहीं चली। देखो, जब हम एक लंबे टाइम की बात करते हैं ना, 20 ईयर्स की, 10 ईयर्स की जब हम बात करते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म की भी बात करें तो 1 ईयर की जब हम बात करते हैं, और कोई स्टॉक अगर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स या 4 मंथ्स अगर नहीं चले तो उस बात से फर्क नहीं पड़ता। ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है, हमें इस चीज को मार्केट में रहकर समझना है, क्योंकि ये कुछ बेसिक ट्रेड्स हैं जो हमें समझने पड़ेंगे, बेसिक क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मार्केट में काम करने के, कि मार्केट में जब भी हम कोई चीज खरीदें तो एक होराइजन होना चाहिए कि हम इतने टाइम पीरियड के लिए इसको ले रहे हैं, और ये सारे रीजंस हैं। अगर बीच में कुछ चेंजेस आ जाएं, एनवायरमेंट सर्कमस्टेंसेस में कुछ चेंजेस आ जाएं, तो हमें अपने आप को, अपनी रणनीति को भी, अपनी स्ट्रेटजीज को भी उसी के हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड करना चाहिए कि हाँ, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ सेकेंड वेव ऑफ कोविड, यहां पर अगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है तो हमें भी थोड़ा सा टाइम आगे मार्केट को देना पड़ेगा, अपने उस स्टॉक को देना पड़ेगा। और वैसे भी यहां पर जो डाइवर्सिफिकेशन होता है ना, डाइवर्सिफिकेशन का रीजन भी यही होता है कि यहां पर अगर एक स्टॉक नहीं चला तो दूसरा चलेगा, दूसरा नहीं चला तो तीसरा चलेगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पर आपको बता दूं, शायद अभी तक नहीं समझा होगा, और जो लोग वीडियो को अब तक छोड़ चुके हैं शायद वो मिस कर जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी होता है हमेशा। यहां पर जो इसका चार्ट पैटर्न है, अगर हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात करें, यहां पर जो इसने पिकअप किया है इस गैप के साथ ऊपर से नीचे आकर, अगर हम इक्विटास होल्डिंग का चार्ट पैटर्न देखने लगे तो एग्जैक्टली सेम था। इस लेवल पर नीचे से आकर यहां से ऐसे ही पिकअप किया था, और पिकअप करने के बाद में सेम लेवल पर सस्टेन किया था, और सस्टेन करने के बाद में जो यहां पर इसका मोमेंटम बना हुआ था उसके हिसाब से आप ये देखो 95% वहां से ऊपर चला गया, नीचे से यहां से पिकअप किया, गैप के साथ किया, वहां पर 2-3 दिन सस्टेन किया, वहां से फर्दर रैली आनी शुरू हो गई, और 245 डेज में, यानी कि 8 मंथ्स के अंदर अंदर 95% अपसाइड वहां से भी हो गया आज के क्लोजिंग प्राइस के बेस पर। सेम चीज यहां पर उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का आप चार्ट पैटर्न देखो, सेम चीज यहां से नजर आती है आने वाले टाइम में, कि यहां से 8-9 महीने में, 6 मंथ्स में या 1 ईयर में ये 95% के आसपास का ऐसे गेन बनता हुआ नजर आता है। आप इस चीज को अभी मार्क करके देखना, और जब ये यहां पहुंच जाएगा आप टाइम पीरियड देखना कि शायद सेम टाइम में इसने भी सेम चीज अचीव कर ली, क्योंकि जब इस तरह के यहां पर गैप्स बनते हैं और गैप बनने के बाद में चीजें ऊपर मेंटेन रहती है, और यहां पर लो वैल्यूएशन वाली चीज होती है और हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स होते हैं, यही तो सारी चीजें चाहिए होती हैं, और कुछ नहीं चाहिए होता है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस को समझ के उस पर कन्विक्शन रखना, उसके बाद में चार्ट पैटर्न्स को हमेशा मेमोराइज करके रखना कि किस तरह के चार्ट पैटर्न्स फाइनली किस तरह का काम करते हैं। दिस इज वन ऑफ द चार्ट पैटर्न जो यहां पर इक्विटास में बना था, और सेम मुझे यहां पर नजर आ रहा है। मैं बाय करके बैठा हूं, आप अपने हिसाब से बाय करेंगे, मेरे कहने से बिल्कुल भी बाय नहीं करेंगे। मजे करना नहीं भूलना है, कल की बात को भूल जाना है, और मजे करते रहना है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।